इसके बाद में अपन बढ़ेंगे बीजों की जीवन क्षमता। बीजों की जीवन क्षमता, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। टेट्राजोलियम जो परीक्षण होता है उस परीक्षण में से क्वेश्चन आते हैं। सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी। देखिए बीजों की जीवन क्षमता क्या होता है कि बीज जो होते हैं इनको बोने से पहले हमें यह पता होना चाहिए, वो दिखने में एकदम सुंदर होंगे, बिल्कुल गोल गोल होंगे, कटे फटे नहीं होंगे, बदरंग भी नहीं होंगे, डिसकलर भी नहीं होगा उनका, लेकिन उनकी अंकुरण क्षमता क्या है, उगेंगे या नहीं उगेंगे, उनका एम्ब्रियो जो है, भ्रूण जो है वो जीवन क्षम है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट करते हैं बीजों, जिसको बोलते हैं बीजों की जीवन क्षमता। आपके लेवल पे सीधा इतना सा कोई भी टेस्ट देके पूछ लेगा, जैसे ऐसे पूछ लेगा टेट्राजोलियम टेस्ट काम में आता है बीज ओज ज्ञात करने के, बीजों की भौतिक शुद्धता, बीजों की आनुवंशिक शुद्धता, और लास्ट में दे देगा बीजों की जीवन क्षमता। ऐसे ही गाढ़ा परीक्षण पूछ लेगा, पोटेशियम परमैंगनेट पूछ लेगा, इंडिगो कार्बाइन पूछ लेगा। तो आपको इस लेवल पे बस इतना ध्यान रखना है कि कौन से टेस्ट से कौन सी चीज जांची जाती है या परखी जाती है ना। तो बीजों की जीवन क्षमता आप समझ ही गए होंगे कि बोने से पहले उनमें उनका भ्रूण उगेगा या नहीं उगेगा, वो उगने लायक है या नहीं है, उनमें जीवन बचा है या नहीं बचा या नष्ट हो गया, ये देखना है। तो पहला टेस्ट आता है इसमें टीजेड टेस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको टीजेड टेस्ट, जिसको बोला जाता है टेट्राजोलियम परीक्षण। टेट्राजोलियम परीक्षण। देखिए इसमें से सीधा सीधा यही क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे कि मैंने अभी रिपीट किया कि टेट्राजोलियम परीक्षण किस काम में आता है, या निम्न में से कौन से टेस्ट से बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात की जाती है, और उसमें अगर टेट्राजोलियम परीक्षण दे रखा हो तो इससे ज्ञात करेंगे। टेट्राजोलियम परीक्षण जो होता है इसका अगर मैं बेसिकली थोड़ा सा ऐसे ही बताऊं तो इसमें क्या करते हैं, 1% क्लोराइड का घोल लेंगे और 1% क्लोराइड के घोल में बीजों को डुबोएंगे। अगर 1% क्लोराइड के बीज में जो जीवित बीज होंगे, जो वाइबल सीड है, जो जीवित बीज होंगे, जो अंकुरित होंगे, उनका रंग तो हो जाएगा लाल गुलाबी, और जो मृत बीज है उनका रंग हो जाएगा सफेद। 1% क्लोराइड के घोल में। इसकी फुल फॉर्म होती है टेट्राजोलियम परीक्षण की 2,3,5 ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हालांकि फुल फॉर्म आपसे इसकी नहीं पूछी जाती है ना। 2,4-D की 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है ना, 2,4-D की 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होती है। हालांकि इसकी फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछी जाएगी, है ना। अब इसमें से कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करेंगे, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट विधि है, ग्रोडेक्स विधि है, इंडिगो कार्बाइन विधि है। लेकिन ये पूछ लेंगे इन विधियों में से तीव्र गति से, रैपिडली, तीव्र गति से बीजों की जीवन क्षमता कौन सी विधि ज्ञात करेगी, तो इसमें लिख लेंगे तीव्र गति से। तीव्र गति से जीवन क्षमता ज्ञात करती है, रैपिडली, बहुत तेजी से। इसके अलावा इसको बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं, यह जैविक परीक्षण भी कहलाता है। टीजेड जो है वो जैविक परीक्षण भी कहलाता है, बायोलॉजिकल, क्योंकि इसमें बीज का उगना जो है वो एक एंजाइमिक एक्टिविटी से जो इसका पता लगाते हैं ना, तो बायोलॉजिकल टेस्ट भी इसको कहेंगे, जैविक परीक्षण भी कहते हैं। टेट्राजोलियम परीक्षण में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। फिर बीजों की जीवन क्षमता का जो दूसरा जो टेस्ट है वो है पोटेशियम परमैंगनेट विधि। पोटेशियम परमैंगनेट विधि, इस विधि से आप गुणवत्ता युक्त ये जो बीजों का सीड वाइबिलिटी है उसका डिटेक्शन एकदम करेक्टली करती है ना, तो यह गुणवत्ता युक्त विधि है, यह गुणवत्ता युक्त विधि है। फिर इसके अलावा आपकी एक विधि और आ जाती है जिसका नाम है ग्रोडेक्स परीक्षण। ग्रोडेक्स परीक्षण, इस ग्रोडेक्स परीक्षण में जो है 1% ब्रोमाइड के घोल में बीजों को रखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इंडिगो कार्बाइन विधि। इंडिगो कार्बाइन विधि, इंडिगो कार्बाइन विधि। तो ये चारों विधियां जो है बीजों की सीड वाइबिलिटी या जीवन क्षमता ज्ञात करती है। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बीजों की जीवन क्षमता के बाद में, इसको ले ले जीवन क्षमता के। अच्छा, कुछ टेस्ट और भी हैं, इनके अलावा कई बार पूछ लेते हैं।
जैसे कई बार पूछ लेते ग्रो आउट टेस्ट काहे के लिए किया जाता है, गाडा टेस्ट काहे के लिए किया जाता है, तो एक टेस्ट और है ग्रो आउट। ग्रो आउट टेस्ट, यह टेस्ट जो जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है, आनुवांशिक शुद्धता के लिए। ग्रो आउट टेस्ट आनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है, जबकि एक ग्लूटेमिक टेस्ट और होता है गाडा परीक्षण, और यह गाडा परीक्षण किया जाता है बीज ओज के लिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीड विगर। बीज अंकुरित भी हो रहा है, लेकिन बीज जो है सिकुड़ा हुआ है, छोटा है, तो उसका परीक्षण भार या बीज सूचकांक कम आ रहा है। इसका मतलब बीज अंकुरित होने की क्षमता तो रखता है, लेकिन उसका ओज जो है, दिखने में जो है, वो एकदम स्वस्थ नहीं है, मोटा नहीं है, उसको कहते हैं बीज का ओज। तो गाडा परीक्षण सीड विगर नापता है, ग्रो आउट आनुवांशिक शुद्धता, और आपके जो है जीवन क्षमता मापने के जो है ये 4 टेस्ट दे रखे हैं। तो ऐसे आपके बीजों की परीक्षण क्षमता की ये टेस्ट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद में अपन बीजों की जीवन क्षमता के बाद में पढ़ेंगे बीजों की सुषुप्तावस्था हटाना। सुषुप्तावस्था, एक्चुअल में सुषुप्तावस्था होता क्या है? डोरमेंसी। देखिए सुषुप्त, सुषुप्त का मतलब होता है आराम की मुद्रा में चले जाना। जैसे मैं कहूं कि गेहूं को अपने भारत में ज्यादातर जो है मार्च अप्रैल के महीने में जो काटा जाता है, और काटने के तुरंत बाद में अगर उसकी बुआई की जाए तो नहीं उगेगा। आलू को तुरंत खोदने के बाद में अगर आप उसको उगाना चाहो तो नहीं उगेगा। यानी कि बीज में सब कुछ है, जीवन क्षमता भी है, अंकुरित होने की जो कैपेसिटी भी है, लेकिन कुछ समय तक क्या करता है, वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता, आराम की मुद्रा में चला जाता, आराम की अवस्था में चला जाता। ऐसी कुछ फिजियोलॉजिकल वो बैरियर्स बना लेता है, ऐसे कुछ भौतिक अवरोध बना लेता है, जैसे परत का कठोर होना, या कुछ उसमें जो है कुछ केमिकल्स इनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे वो अंकुरित नहीं हो पाता है, रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। रेस्ट पीरियड में उसको बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था। जैसे आपका आम की जो गुठली होती है उसमें डोरमेंसी नहीं होती, बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। जैसे ही आप आम की गुठली का सेवन करते हैं, आम को खाते हैं, खाने के बाद जैसे ही आप जो है बाहर अपने जो है घर आंगन में फेंकते हैं, खेत में फेंकते हैं, वो कुछ समय बाद में बारिश में या उगने लग जाती है ना। लेकिन ऐसा आपकी फसलों में इन चीजों में नहीं होता है। जैसे प्याज को आप स्टोर करते हैं खोदने के बाद में, तो क्या तुरंत स्टोर करते हैं अंकुरित थोड़ी हो जाता है, कुछ समय बाद में अंकुरित होना स्टार्ट होता है, तो वो कुछ समय तक कायम में रहता है सुषुप्त अवस्था में। तो सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है कि पौधे में अंकुरण की जो है सारी संभावनाएं होते हुए भी वो कुछ समय तक रेस्टिंग पीरियड में चला जाए, आराम की मुद्रा में चला जाए। जैसे कई दफा आपने देखा होगा कि अपन जैसे कोई गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो कुछ जो जीव जंतु होते हैं जैसे मेंढक वगैरह है, ये जो है आपको एकदम इनहेबरनेशन की जो है मुद्रा में मिलेंगे, आराम की मुद्रा में मिलेंगे। वो अपने शरीर को काम तो कर रहा है लेकिन एकदम जो है आराम की मुद्रा में ले जाते हैं। जैसे दुर्वों के ऊपर जो भालू होते हैं वो ले जाते हैं। तो इस प्रकार से डोरमेंसी का मतलब होता है बीज का आराम की मुद्रा में चले जाना। डोरमेंसी कितने प्रकार की होती है? सुषुप्तावस्था 3 प्रकार की होती है। पहली जो सुषुप्तावस्था होगी उसका नाम है बाह्य सुषुप्तावस्था, और बाह्य को अपन बोलते हैं एनफोर्स्ड। बाह्य सुषुप्तावस्था या एनफोर्स्ड, ये जो सुषुप्तावस्था बीजों में आती है, ये आती है आप अगर अधिक गहराई पे बुआई कर देंगे, अगर अधिक गहराई पर बुआई करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो है आपके बीजों में जो है अंकुरण होगा ही नहीं, वो डोरमेंसी में चले जाएंगे सुषुप्त अवस्था में। इसीलिए तो अलग अलग बीजों की अलग अलग गहराई है। जैसे आप तिल है, सरसों है, बाजरा है, इनको आप जो है 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बो सकते हैं। इसमें से सरसों का जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जिसका पेपर आउट हो गया था, उदयपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया था कि सरसों के बीजों को मृदा में कितनी गहराई तक बोना चाहिए, 2 से 3। अगर मैं रिजका की बात करूं, रिजका और बरसीम
तो रिजका बरशीम को तो 1 से 2 बहुत पतले पतले छोटे छोटे बीज होते हैं, तो 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोया जाता है। आप देखते हो रिजका अपने घर पे जब बोते हैं तो हाथों से जो है ब्रॉडकास्टिंग करके मिट्टी में उसको मिलाया जाता है, तो बिल्कुल छोटी सी परत मिट्टी की चढ़नी चाहिए, नहीं तो उगेगा ही नहीं, डोरमेंसी आ जाएगी, सुषुप्तावस्था आ जाएगी। ऐसे ही चने का पूछ लेते कई बार, चना को जो कितनी गहराई पे बोना चाहिए, चने को बोना चाहिए 8 से 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ढेले वाली मृदा में है ना, क्लाउडी जो सोइल होती है उसमें अच्छी ये जो है इसकी खेती होती है, इसलिए ढेले वाली मृदा में वायु संचार एरेशन बढ़िया होता रहता है ना। तो सुषुप्तावस्था का पहला प्रकार है बाह्य, जिसको बोलेंगे एनफोर्स्ड। इसके बाद में दूसरा आता है जन्मजात, और जन्मजात का दूसरा नाम है आनुवांशिक, आनुवांशिक सुषुप्तावस्था, और इसको प्राथमिक भी आप बोल सकते हो, प्राइमरी डोरमेंसी भी बोल सकते हो, और जेनेटिकली इंग्लिश में हो जाएगी। इसके अलावा शुद्ध रूप से इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्नेट, इन्नेट डोरमेंसी। ये आनुवंशिकी कारणों के कारण होती है, जैसे बीज का जो आवरण है उसका सख्त होना, जैसे जो कपास होती है, कपास के जो बीज होते हैं वो सख्त होते हैं, रोए पाए जाते हैं, हवा का और जल का आसानी से जो है उसमें विशरण नहीं हो पाता है, और उसी कपास से जो उत्पादित जो बीज होंगे वो भी वैसे ही होंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही बीज होते हैं। तो ये होती है आपकी इन्नेट, इन्नेट को कहते हैं आनुवंशिक या प्राथमिक। इसके बाद में तीसरी आती है आपकी प्रेरित, और प्रेरित को इंग्लिश में इंड्यूस्ड भी बोलते हैं, ये द्वितीयक भी कहलाती है, द्वितीयक सेकेंडरी डोरमेंसी या प्रेरित, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डोरमेंसी। और ये प्रेरित कैसे होती है, जलवायु कारकों से होती है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होती है। कैसे है कि जैसे अधिक तापमान हो गया या कम तापमान हो गया, तापमान ज्यादा हो जाए, तापमान कम हो जाए, नमी कम अधिक हो जाए तो बीजों में डोरमेंसी हो जाती है, जल का अवशोषण अधिक हो जाए, कम हो जाए, ऐसी स्थिति में तो जलवायु कारकों से। तो ये सुषुप्तावस्था का अगर आपसे पूछ ले तो सुषुप्तावस्था क्या होता है कि बीज का जीवन क्षम होते हुए भी कुछ समय तक आराम की मुद्रा में या अंकुरित नहीं होना। तो अभी टॉपिक की शुरुआत में मैंने कहा था जो है बीजों की सुषुप्तावस्था, आलू का है ना, आलू में सुषुप्तावस्था था, यूरिया से जो आगे भी पढ़ेंगे है ना। तो 3 प्रकार की होगी, बाह्य हो गई, जन्मजात हो गई जिसको इन्नेट कहते हैं, और फिर हो गई इंड्यूस्ड। अच्छा, ये तीनों ही प्रकार की जो है सुषुप्तावस्था किसमें पाई जाती है, जंगली जई में पाई जाती है। जंगली जई बोले तो एविना फतुआ, एविना फतुआ में पाई जाती है तीनों प्रकार की डोरमेंसी। ये थ्रस्टन नामक कोई वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। तो ये हो गया आपका सुषुप्तावस्था। अब सुषुप्तावस्था तो हो गया, अब सुषुप्तावस्था तोड़ना भी आवश्यक है। तो सुषुप्तावस्था को तोड़ेंगे कैसे, तो अब पढ़ेंगे सुषुप्तावस्था हटाना, हटाना या तोड़ना, सुषुप्तावस्था को हटाना या तोड़ना। जैसे कि आपको बीजों को अंकुरित करवाना है तो उसकी डोरमेंसी तोड़नी पड़ेगी, अंकुरण तब भी होगा, उसको जगाना पड़ेगा, तो डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे। सुषुप्तावस्था कैसे तोड़ेंगे, तो कुछ तो भौतिक उपाय हैं। भौतिक उपायों में पहला है, भौतिक उपायों में पहला है फिजिकल में कि बीजों को आप रगड़ दें, खुरच दें, मसड़ दें। जैसे आपने देखा होगा कि धनिया को बोने से पहले हाथों में रखकर, हथेली में रख के उसको मसला जाता है, रगड़ा जाता है, जिससे उसमें क्या होती है, जो पानी और हवा के लिए अपारगम्य परत होती है वो 2 टुकड़ों में भी बढ़ जाता है। तो पहला आ गया रगड़कर या खुरचकर, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केरिफिकेशन, रगड़कर या खुरचकर, स्केरिफिकेशन। ये 2 शब्द जो बहुत कंफ्यूज करेंगे, अभी हमारे एससीएफ 2021 के पेपर में भी आया था, स्केरिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन। देखो स्केरी बना स्क्रेच से, अगर अपना जैसे मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज है जैसे मान लो तो उस पर स्क्रेच आ जाता है, जैसे गार्ड वगैरह है, स्क्रेच का मतलब वो रगड़, मतलब उस पर किसी चीज का रगड़ खा गया है ना, या खुरच गया वो किसी चीज से है ना, तो स्केरिफिकेशन होता है स्क्रेच से, यानी बीजों को रगड़ना या खुरचना। और इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे रगड़ खुरच के किस किस में करेंगे अपने, जैसे धनिया में है, बरसीम में है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कपास। कपास के बीजों में कठोर आवरण होता है, और इस कठोर आवरण को गोबर में रखकर रगड़ा जाता है, इससे उसमें जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनको फस कहते हैं ये हट जाते हैं। तो कपास को
गोबर में रखकर, गोबर में रगड़ा जाता है फज को उठाने के लिए। तो ये हो गया स्केरिफिकेशन या खुरचकर या रगड़कर। इसके बाद में दूसरा आता है आपका स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन को कहते हैं अपने निम्न ताप पे रखकर, निम्न ताप पर रखकर, और इसको कहते हैं स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन निम्न तापमान पे रख के। कुछ बीजों को कुछ समय तक चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जैसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर अपने 12 से 24 घंटे तक अगर रख देंगे तो उनमें जो सुषुप्त अवस्था है, जो उनको अंकुरित नहीं हो रही थी, वो टूट जाएगी, डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो ये हो गया। ये दोनों चीजें याद रख लेना। ये मेरे SCF 2021 पेपर में भी आई थी अभी एग्रीकल्चर में, कि बीजों को निम्न तापमान पे, लो टेम्परेचर पे, चिलिंग टेम्परेचर पे रख के सुषुप्त अवस्था हटाना कहलाता है, स्टार्टिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद में फिर आता है आपका रसायनों के द्वारा। इनमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती है। बहुत सारे रसायन जो सुषुप्त अवस्था को हटाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके जो है सुपरवाइजर में भी आया था और जेट में भी बहुत सी बार आता है। तो सबसे अच्छा रसायन जो सुषुप्त अवस्था हटाता है उसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। इसकी 1 से 3% मात्रा सुषुप्त अवस्था को हटाती है और यह सबसे प्रबल जो है सुषुप्त अवस्था हटाने वाला रसायन है। प्रबल रसायन है, सबसे अच्छा रसायन है। सबसे अच्छा रसायन जो सुषुप्त अवस्था हटाता है पोटेशियम नाइट्रेट है भैया। इसके बाद में आता है H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसकी 0.1% मात्रा जो है कपास के बीजों में, कपास के बीजों की सुषुप्त अवस्था, जो रोए होते हैं ना छोटे छोटे फज, जिनको गोबर में रगड़ रहे थे, उनको तेजाब में रखने से भी वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसकी 0.1%। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि जो H2SO4 है, जिसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसको गंधक का तेजाब भी कहते हैं, गंधक का तेजाब भी कहते हैं, इसकी ये मात्रा जो है फसलों को पाले से बचाने के काम में भी लेते हैं, पाले से बचाने के लिए फ्रॉस्ट रेजिस्टेंसी डेवलप करती है। जब पाला पड़ता है ना, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लगा, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंसी पावर भी H2SO4 से आती है। इसके बाद में फिर जो है रसायनों में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थायोयूरिया। थायोयूरिया से सुषुप्त अवस्था किसमें उठाई जाती है? आलू में। आलू को अगर अंकुरित करना हो, जैसे अभी आपने खुदाई की और अभी अगर आलू को वापस आप लगाना चाहते हो तो आलू उगेगा नहीं, लेकिन आप उसको थायोयूरिया से उपचारित कर दो, वो जग जाएगा। जग जाएगा मतलब उसमें अंकुरण बढ़ जाएगा। इसकी 500 से 1000 ppm मात्रा काम में लेंगे, 500 से 1000 ppm मात्रा काम में लेंगे। थायोयूरिया के बाद में कुछ PGR से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पादपवर्धी नियामक भी है। जैसे पादपवर्धी नियामक में आप जिब्रेलिक अम्ल ले लीजिए, साइटोकाइनिन ले लीजिए, जिब्रेलिक अम्ल है, साइटोकाइनिन है। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंसी, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंसी ब्रेकर, PGRs। ये सुषुप्त अवस्था को हटाने वाले पादपवर्धी नियामक है। तो ऐसे करके आप भैया छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट देख लेंगे कि कौन कौन से भौतिक उपाय हैं, रगड़कर, खुरचकर, स्केरिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन। रसायनों में जो है सारे इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, थायोयूरिया है, H2SO4 है ना। ऐसे करके ये हो गया आपका सुषुप्त अवस्था कितने प्रकार की है और सुषुप्त अवस्था को हटाएं कैसे। इसके बाद में बीजों की अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो कई बार आ जाता है, जैसे बीजों की अपन उसका भार करते हैं, वजन करते हैं, बीजों का वजन करते हैं, भार करते हैं। तो ये वजन और भार में भी 2 टर्म्स होती है। अगर आप 100 बीजों का भार कर रहे हो तो वो तो कहलाएगा आपका बीज सूचकांक। क्या कहलाएगा? बीज सूचकांक, सीड इंडेक्स। जो बीज बड़े होते हैं उनमें 100 बीजों का भार ही लिया जाता है। जैसे मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, चना है, इनमें लिया जाता है 100 बीजों का भार। लेकिन जो बीज छोटे हैं इनमें 1000 बड़े बीजों का, बड़े बीज का लिया जाता है सीड इंडेक्स, और छोटे बीजों का 1000 बीजों का, छोटे बीजों का लिया जाता है, वो होता है बीज परीक्षण। बीज परीक्षण जिसको बोलते हैं टेस्ट वेट।
बीज परीक्षण भार, और ये होता है बीज सूचकांक। तो कई बार कुछ के पूछ लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं बीज परीक्षण की, 1000 बीजों की बात करूं, अगर गेहूं की बात आए तो गेहूं में 1000 बीजों को अगर आप गिनकर तोलेंगे तो 38 से 40 ग्राम वजन आएगा। इसके बाद में गेहूं का एक नकलची खरपतवार होता है जिसको गेहूंसा, गेहूं का मामा, गुली डंडा, कैनेरी ग्रास, फेलरस माइनर, मंडूसी, बहुत सारे नामों से उसको जाना जाता है। तो गेहूंसा का वजन मात्र 2 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम। कई कंपटीशन में पूछ लेते हैं। इसके बाद में अगर चावल की बात करूं मैं, धान की, तो धान का बेसिकली 25 ग्राम होता है, लेकिन अगर बासमती की बात करें अपन, बासमती चावल की, तो इसका होता है 21 ग्राम। फिर इसके बाद में अगर छोटे बीजों की बात करें तो जैसे सरसों का 5 से 6 होता है, कुछ बुक्स में हल्का फुल्का वेरिएशन है, बाकी ये मैंने जो है कंफर्म करके सटीक आप लोगों को जो है मैं बता रहा हूं। इसके अलावा बाजरा का 6 से 8 है, बाजरा का 6 से 8 है। तिल का लगभग 3 ग्राम के आसपास है, 2.5-3 ग्राम। ये 1000 बीजों के बाहर है। किसके हैं? 1000 बीजों के बाहर है। इसके बाद में अगर 100 बीजों के बाहर में अगर मैं चलूं तो 100 बीजों के बाहर में जैसे आप देशी चना ले लो, शाइसर एरिटिनम, तो उसका होता है 14 से 25 ग्राम। यानी इसमें अगर मैं 1000 बीज लेता तो 1000 बीज का हो जाता है 140 से 250 ग्राम, 1000 बीजों का। ऐसे ही काबुली चने का ले लो, साइसर काबुलियम, इसके 2n बराबर 16 होते हैं और इसके 2n बराबर 14 होते हैं। और काबुली चने का हो जाएगा आपका लगभग 26 से 45 ग्राम। वही अगर 1000 का लेना है तो एक जीरो बढ़ा देना इनमें, 260 से 450 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मक्का का लेना है, मक्का में भी अलग अलग होता है, देसी का, संकर का, लेकिन दोनों का अगर मैं संयुक्त रूप से बताऊं तो 28 से 30 ग्राम हो गया। यानी 1000 बीजों की बात करूं तो 280 से 300 ग्राम। 1000 बीज बोले तो परीक्षण भार। और ऐसे ही मूंगफली का भी थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में जो है थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन अगर अपन एवरेज की बात करें तो मूंगफली का जो है 20 से 25 ग्राम, 200 से 250 ग्राम तक। तो ये दो टर्म्स भी आप थोड़ा थोड़ा देख लेना कि बीज सूचकांक क्या होता है और किसका कितना कितना होता है। इसके बाद में अगर मैं बीजों में ही बात करूं, अगर अपन कोई संकर बीज ले रहे हैं, प्रमाणित बीज ले रहे हैं, तो इस संकर या प्रमाणित बीज में अन्य किस्मों के बीज, जैसे आपने गेहूं की कल्याण सोना किस्म ले ली, राज 3077 ले ली, 3765 ले ली, या जो है सरबती सोनारा ले ली, तो उसमें उसी फसल की अन्य किस्मों के बीज कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए? 0.1% से कम होने चाहिए। अगर मैं बात करूं अलग खरपतवारों के बीजों की बात करूं, प्रमाणित बीज, उन्नत बीज या संकर बीज में खरपतवारों के बीज या अन्य फसलों के जो है बीज जो है वो 0.1 से 0.5% से अधिक नहीं होने चाहिए। 0.1% का मतलब हो गया 1000 बीजों पर एक बीज तो अन्य किस्म का चल जाएगा, बाकी अगर इससे ज्यादा है तो बीज में डोकेज ज्यादा है, वो जो है इम्प्योर है, अशुद्ध है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट जो चीज बची है वो है आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी देखो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पृथक्करण दूरी, अलगाव दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। देखो पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है पृथक पृथक करना, अलग अलग करना। अलगाव भी आ रहा है, दूर करना, अलगाव का मतलब दूर। और अभी आप लोग इस कोविड-19 पेंडेमिक में, कोरोना काल में आप लोगों ने सुना होगा, इस बार तो नहीं लेकिन जो पिछली बार जो फर्स्ट टाइम ये पेंडेमिक आया था 2020 में, उस समय जो लोग आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ कंट्री या फॉरेन से आ रहे थे, उन लोगों को अलग से स्कूलों में, अस्पतालों में जो है क्वारंटीन किया जाता था, या उसको आइसोलेशन भी बोलते थे। अलगाव, दूर रखें। दूर क्यों रख रहे थे? क्योंकि वो यहां अगर यहां के स्वस्थ व्यक्तियों में अगर आ गए और अगर उनमें कोरोना के लक्षण रहे तो इनको संक्रमित कर देंगे, संदूषित कर देंगे, कंटामिनेट कर देंगे। तो इससे आप अच्छे से याद कर लेंगे कि पृथक्करण दूरी क्या होती है। एक ही फसल की दो किस्में हैं,
जैसे ये बाजरा का एक खेत है और ये दूसरा बाजरा का खेत है। एक में जैसे मान लो कि आपने किस्म लगा दी WCC 75 लगा दी, और एक जो है बाजरा की किस्म लगी हुई है आपकी HHB 67, पूसा मोती मान लो। दोनों ही बाजरा की किस्में हैं, ये दोनों में ही बाजरा लगा हुआ है। अब देखिए बाजरा है, मक्का है, ये ऐसी चीजें हैं जो क्रॉस पोलिनेटेड होती, पर परागित होती है। अब इन दोनों किस्मों के बीच में एक दूरी रखी जाती है, एक डिस्टेंस रखी जाती है दोनों खेत के बीच में। ये दो अलग अलग किस्में हो गई। दूरी क्यों रखी जाती है? अगर पास पास रख देंगे तो इनमें आपस में क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होने पर अपने जो है बीजों में आनुवांशिक जो है संदूषण आ जाएगा, आनुवांशिक अशुद्धता आ जाएगी, जेनेटिकली कंटामिनेंट हो जाएंगे ये। जैसे इस किस्म के भुट्टों की साइज जो है, जैसे मान लो कि 8 से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर थी, लेकिन इससे अगर क्रॉस हो गया तो वो भुट्टे छोटे, प्लांट छोटे बड़े हो जाएंगे, दोनों किस्में आपस में आ जाएगी। इसलिए एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्यूरिटी, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी रखी जाती है वो कहलाती है पृथक्करण दूरी, अलगाव दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। कि इस पौधे के परागण हवा से, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा या अन्य किसी स्रोत से जो है इधर नहीं आ जाए, इधर के उधर नहीं चले जाए, इसलिए कम से कम एक दूरी रखी जाती है और उसी दूरी का इनाम रखा जाता है आपका अलगाव या पृथक्करण दूरी। ये पर परागित फसलों में, क्रॉस पोलिनेटेड में, पर परागित फसलों में तो रखी जाती है अधिक, ज्यादा, लेकिन जो स्वपरागित होती है, जिनमें परागण नहीं होता है, जिनमें क्लिस्टोगेमी की प्रॉब्लम पाई जाती है, फूल नहीं खुलते हैं, किसी भी कारण से वो सेल्फ पोलिनेटेड रहती है, स्वपरागित फसलों में जो है दूरी रखी जाती है, कम रखी जाती है। दो दूरियां रखते हैं इसमें अपन, जो पृथक्करण की दूरी अपन जो सारणी पढ़ेंगे ना, तो एक पहले तो लगे आधार बीज, क्योंकि आधार बीज पहले बनता है और आधार से कौन सा बनता है? प्रमाणित बीज। तो दोस्तों डेफिनेशंस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग रखना। क्यों अलग थलग रख रहे हैं? क्योंकि इनमें आनुवंशिक शुद्धता बनानी है, नहीं तो ये आपस में क्रॉस कर जाएंगे। अब अपन छोटी सी एक सारणी पढ़ लेंगे, यहां से सुपरवाइजर और जेट में क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावनाएं रहती है। पृथक्करण दूरी पढ़ेंगे अलग अलग फसलों की, इधर अपन क्रम संख्या डाल लेंगे, इधर अपन फसल का नाम, ऐसे तो बहुत सारी दे रखी है, लेकिन मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आती है उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। पहले फाउंडेशन शीट की जो है अपन डिस्टेंस, और फिर जो है आपने सर्टिफाइड की या प्रमाणित की डिस्टेंस, दोनों की दूरी मीटर में होगी। किसमें होगी? मीटर में होगी। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वपरागित फसलों में कितनी कितनी दूरी रखें। स्वपरागित फसलें, स्वपरागित फसलों में आ जाएगा गेहूं है, जौ है, गेहूं जौ के बाद में आपका जैसे जई है, धान है, गेहूं जौ जई धान, सोयाबीन, मूंगफली, कुछ खाद्यान्न है, कुछ दलहनी है। इनमें बहुत कम दूरी रखी जाती है, एक किस्म से दूसरी किस्म के मध्य मात्र 3 मीटर की दूरी रखी जाती है। इसके बाद में ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे चना में जो है 10-5 दे रखा है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। टमाटर में आधार की दूरी लेंगे 50 और इसकी जस्ट आधी कर देंगे प्रमाणित में, तो 1 किलो टमाटर 50 का, आधा किलो 25 का, इसको ऐसे याद कर लेंगे 50-25। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी कपास, कॉटन करेगी। कॉटन में क्या होता है? 50 मीटर तो लेंगे फाउंडेशन शीट की मिनिमम डिस्टेंस, आधार बीज की जो दूरी लेंगे वो 50 मीटर, लेकिन प्रमाणित की लेंगे 30 मीटर। इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। ज्यादातर क्या होता है कि जो आधार बीज की दूरी होती है ना, उसकी आधी ही इधर प्रमाणित में आती है, लेकिन कई जगह एक्सेप्शन से अपवाद है, जैसे संकर बाजरा में 1000 और 200 ही आएगा, इसलिए इनको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आ गया संकर ज्वार। संकर ज्वार में भी आपको ध्यान देना भैया, ये भी पूछा हुआ है, कई दफा पूछा हुआ है ना। 200 और 100, संकर ज्वार में 200 और 100 जाएगा, लेकिन अगर मैं बात संकुल की कर दूं तो संकुल में आते ही फिर आपका यहां क्या हो जाएगा? 400 और 200 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा फिर आपका बाजरा, मक्का। बाजरा, मक्का, इनके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो बाजरा और मक्का ये देशी है, ना तो संकर लिखा ना संकुल लिखा है। जब कुछ नहीं होता इसका मतलब देशी है। इसके अलावा आपकी
शंकुल ज्वार और संकुली मक्का। शिर्प मक्का भी, शिर्प बाजरा भी, शंकुल ज्वार और संकुल मक्का। संकर ज्वार में 200 से 100 हो गया, लेकिन संकुल ज्वार आ जाए, संकुल मक्का आ जाए, शिर्प जो आपका मक्का आ जाए और शिर्प बाजरा आ जाए, या सिर्फ ज्वार भी आ जाए जो संकर नहीं हो या संकुल हो, इनकी कंडीशन में अपन करते हैं 400 और 200। और ये 200 वाला क्वेश्चन है सुपरवाइजर 2018 में ऐसे कैसे पुटअप हुआ था। सुपरवाइजर 2018 में कि शंकुल मक्का में प्रमाणित बीज की दूरी कितने मीटर रखी जाती है, और वो रखी जाती है 200 मीटर रखी जाती है। इसके अलावा मिर्च बैंगन हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये भी आ जाएंगे, मिर्च बैंगन। फिर 6 नंबर पे अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहां मैंने देखी अभी संकुल मक्का और सिर्फ मक्का ही लिखाया, संकर मक्का नहीं लिखाया है। इनको आप रफ कॉपी में लिख के याद करेंगे कि संकर ज्वार 200, संकुल ज्वार या सिर्फ ज्वार 400, 200, सिर्फ मक्का और संकुल मक्का 400, 200, संकर मक्का आते ही ये दूरी हो जाएगी 600, 300। और संकर बाजरा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया और इसको कंफ्यूज करने का कारण यह है कि संकर बाजरा के आधार बीज में तो अपन दूरी रखेंगे 1000 मीटर, लेकिन प्रमाणित में 500 नहीं रखकर कितनी रखते हैं, 200 मीटर। कितनी रखते हैं, 200 मीटर ही रखते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यह भी थोड़ा सा देख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। फिर जनरली मैं थोड़ा सा कुछ टिटबिट्स इनमें जो बची है इसी सारणी की वो बता देता हूं। अगर बात करें अपन ऑनियन की, प्याज की बात करें तो प्याज में जो है आधार और प्रमाणित दोनों में 1000 रखा जाता है। प्याज के बाद में अगर बात करें अपन कुकुरबिटेसी की, कद्दू वर्गीय सब्जियों की, तो कुकुरबिटेसी में 1000 तो रखा जाता है, आधार का प्रमाणित का 500, तो 1500। और फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन क्रूसीफेरी, जैसे मूली है, सलजम है, पत्ता गोभी है, ये है क्रूसीफेरी, जैसे मूली है, सलजम है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इनमें रखी जाती है आपके 1600 तो रखेंगे आपके आधार बीज की दूरी, और 1000, 800 नहीं होगा भैया, यहां 1000 होगा आपका प्रमाणित बीज की दूरी। तो ऐसे करके भैया अपना ये चैप्टर है, ज्यादा कुछ समझाने की या डिटेल्ड में जाने वाली कोई खास स्पेशल फीचर्स है नहीं। जो चीजें हैं मैंने टुकड़ों में आप लोगों को बता दिया। पहले बेसिक्स था, बेसिक्स के बाद में फिर आपके जो है बीजों की विशेषताएं थी, एनएससी वगैरह कब लागू हुई, कब कौन कौन से रूल बने, बीजों की विशेषताओं में जो है अंकुरण प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, वास्तविक मान कैसे ज्ञात करेंगे, न्यूनतम अंकुरण क्षमता जो कपास की होती है, अधिकतम किसकी होती है। फिर इसके बाद में अपन चले थे बीजों के प्रकार में। बीजों के प्रकार में सबसे पहले मूल केंद्रक, फिर नाभिकीय, नाभि के बाद में आधार, फिर प्रमाणित पंजीकृत, किस किस पे टेक का रंग कैसा होता है। फिर टेक के रंग के बाद बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात की थी, जिसमें टेट्रोजोलियम आपको याद करना था। फिर इसके बाद में सुषुप्तावस्था पे गए थे, सुषुप्तावस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ना, और तीनों प्रकार की जंगली जई में पाई जाती है। सुषुप्तावस्था हटाने के लिए रगड़ना क्या कहलाता है, स्केरिफिकेशन। निम्न तापमान पे स्टार्टिफिकेशन। कपास में कहां से करेंगे, रसायनों के द्वारा H2SO4। आलू में कहां से करेंगे अपन, थायो यूरिया के द्वारा करेंगे। और सबसे अच्छा रसायन कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट है। फिर इसके बाद में अपन चले थे आपके लास्ट में पृथक्करण दूरी की तरफ, और पृथक्करण दूरी अभी आपके सामने मैंने रखी है। सबसे ज्यादा संकर बाजरा 1200, संकर मक्का 600, 300, और आपका संकुल मक्का पिछली बार आया था 400, 200। थैंक यू।